हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में मानवाधिकार, भारत में मानवाधिकार का मूल्यांकन प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मानवाधिकार के बारे में बताया था, डिटेल में बताया था और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के बारे में भी बताया था और उसमें क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट हैं, इसकी सारी जानकारी हमने प्रस्तुत किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है, और विशेष रूप से एक स्टूडेंट्स के अनुरोध पर, और वो ये है कि भारत में मानवाधिकार की स्थिति क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट ह्यूमन राइट्स आर फेसिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और समग्र मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत आज व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगेगा, बिकॉज आई हैव बीन ए पुलिस ऑफिसर फॉर 32 ईयर्स। तो मुझे अन्य लोगों से ज़्यादा जानकारी है। मैं पुलिस का पक्ष भी रखूँगा और मैं फिर आम जनता का भी पक्ष रखूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस जो है वो समाज का प्रहरी है, उसे सोशल सिक्योरिटी का दायित्व सौंपा गया है और इंडिविजुअल्स के भी अपने राइट हैं। और ह्यूमन राइट्स क्या है, जो मानवाधिकार है वो प्रत्येक इंडिविजुअल्स के राइट हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, या राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू मूवमेंट, right to have to practice religious profession according to one's wishes। ये सारे चीज क्या हैं, ये सभी इंडिविजुअल राइट्स हैं और इसी इंडिविजुअल राइट्स को ह्यूमन राइट्स व्यापक दृष्टिकोण में बताया गया है कि दोज राइट्स जो ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें वो राइट्स प्राप्त हैं, दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। तो दोस्तों, अब एक बात यह है कि पुलिस का काम सोशल सिक्योरिटी को प्रदान करना है, समाज में अमन चैन की व्यवस्था करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्राइम एंड क्रिमिनलिटी को कंट्रोल करना है, क्योंकि उसे दायित्व सौंपा गया है। और दूसरे तरफ प्रत्येक व्यक्ति को ह्यूमन राइट्स प्राप्त हैं। अब दोनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है और इसी तालमेल के आधार पर यह तय होगा कि किस देश में ह्यूमन राइट्स की स्थिति क्या है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। अब इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे और उसका समग्र मूल्यांकन करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि पुलिस को क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। हम ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान में लोगों की मनोदशा क्या है और पुलिस को किस किस समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो दोस्तों, अब जो हमारा जो कैटेगरी है वो मैंने उसको करीब 10 इंग्रेडिएंट लिए हैं। 10 इंग्रेडिएंट क्या क्या है कि आर्बिट्री डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ, किसी व्यक्ति का जबरदस्ती उसका जीवन ले लेना, उसको मार देना। दूसरा, टॉर्चर, परेशान करना, प्रताड़ित करना। तीसरा, जो हमारे जो जेलों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति है, अधिकांश जेल रहने लायक नहीं है। चौथा, निरंकुशता से या मनमानी तौर पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, आर्बिट्रेरी अरेस्ट जिसको कहेंगे। और डिनायल ऑफ फेयर ट्रायल, जो विचारण का, जो पब्लिक ट्रायल का, जो विचारण का जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसे इनकार करना। इसके अलावा जो समाज में विभिन्न प्रकार के जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो संघर्ष पैदा होते हैं, वर्ग संघर्ष होते हैं, उसका भी
गलत इस्तेमाल करना, और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमें बोलने का, अपनी भावना को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है, या प्रेस को आज़ादी है, उसी आर्टिकल 19 में, हिंदुस्तान के आर्टिकल 19 में प्रेस के अधिकार भी शामिल हैं, तो उसका भी सही ढंग से उस अधिकार का उपयोग नहीं होने देना। और इसके अलावा जो दलितों, आदिवासियों, कमजोर वर्गों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके बारे में हम बताएंगे। और इसके अलावा जो सांप्रदायिक दंगे आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान में सैकड़ों हुए हैं, उसके बारे में भी हमें बताना होगा। और अंत में हिंदुस्तान की जो सामाजिक संरचना है वो एक जाति परक सोसाइटी होने के कारण से क्या है, फोर्स लेबर, बेगार, जबरन काम कराना या बच्चों से काम कराना, जिसको चाइल्ड लेबर कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो पुलिस के कस्टडी में जो डेथ होते हैं उसके क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस, इसके बारे में भी हम आपको व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारे देश में जो बहुत सारे, जो पूर्व के वीडियो मैंने बताया था कि बहुत सारे फेक इनकाउंटर होते हैं। जैसे 2018-19 में कुल 22 फेक इनकाउंटर हुए, और इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा बहुत सारे मामले में कंपनसेशन भी प्रदान किया गया। तो ये फेक इनकाउंटर क्यों होते हैं, इसके रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें खामियां हैं, और इस खामियों के कारण से शॉर्टकट मेथड अपनाते हुए पुलिस फेक इनकाउंटर में झूठा इनकाउंटर करती है। जैसा मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि पुलिस को किसी को मारने का अधिकार नहीं है, पुलिस किसी का इनकाउंटर नहीं कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा जैसे आम जनता को धारा 100 ताजरात हिंद के तहत में आत्मरक्षा का अधिकार है, या धारा 103 में आत्मरक्षा का अधिकार है, उसी तरह से पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो फेक इनकाउंटर क्यों होता है? फेक इनकाउंटर इसलिए होता है कि बहुत सारे जो ऐसे दुर्दांत बदमाश होते हैं, वो जो हमारे जो कानून का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उससे बच निकलते हैं, उन्हें सजा नहीं मिल पाती है। दूसरी बात कि जब कोई घटना होती है तो पुलिस का क्या काम है? 154 सीआरपीसी के तहत में प्रकरण दर्ज करना, इन्वेस्टिगेशन करना, साक्ष्य जुटाना, अगर कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है या घर की तलाशी लेना है तो धारा 165 सीआरपीसी में घर की तलाशी ले सकता है। एविडेंस जुटाने के बाद में चार्जशीट अगर उस व्यक्ति के खिलाफ में, जिसके खिलाफ में आप चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं, आरोपी के खिलाफ में, उसके खिलाफ में क्या पर्याप्त सबूत है या नहीं है। अगर पर्याप्त सबूत है तो चार्जशीट तैयार करें और संबंधित कोर्ट में, अधिकारिता के कोर्ट में आप चार्जशीट पेश करें। चार्जशीट पेश करने के बाद में विचारण का काम शुरू होगा, ट्रायल का काम शुरू होगा, और उसके बाद में जब जज देखेगा कि क्या आरोपी के खिलाफ में पर्याप्त सबूत हैं या नहीं है, अगर पर्याप्त सबूत है तो उसे दंडित किया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी लंबे टाइम लगते हैं। एक तो जब दुर्दांत बदमाश समाज में पैदा हो जाता है, जिसके बहुत सारे राजनीतिक हित हैं, जो बहुत धनवान है, बहुत जिसके पास में बहुत मसल पावर है, तो एक तो उसके खिलाफ में कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। दूसरा, जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो भी बहुत लंबी है। गवाह
समय पर नहीं गुजरते उनको सजा नहीं मिल पाती, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारे मामले में, अधिकांश मामले में पुलिस इनकाउंटर करती है। अब दोस्तों जो दूसरा जो पॉइंट है वो है टॉर्चर, माने प्रताड़ना करना। अब टॉर्चर क्यों किया जाता है? टॉर्चर का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर टॉर्चर? जैसे कि टॉर्चर में 3rd डिग्री का उपयोग होता है, मारपीट करना। अब अगर आप देखेंगे कि टॉर्चर का जो बेसिक जो रीजन है वो है सफिशिएंट नॉलेज इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं होना। बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके पास में स्किल ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। हालांकि वो पुलिस का अधिकार है कि वो आरोपी से अधिक जानकारी एकत्र करे, उसे इंफॉर्मेशन इलिसिट करे, जानकारी प्राप्त करे, लेकिन वो गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से कन्फेशन प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो पहला तो यह है कि जो 3rd डिग्री का जो उपयोग जो टॉर्चर के लिए किया जाता है उसमें नंबर 1 है कि लैक ऑफ स्किल इन इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, प्रेशर ऑफ वर्क। आप जानते हैं पुलिस के पास में बहुत ज़्यादा वर्क है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसे वीआईपी ड्यूटी भी करना पड़ता है, रात में गश्त लगाने होते हैं, एक आईओ के पास में 50-50 केस हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके पास में काम का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा, डिजायर फॉर क्विक रिजल्ट, कि तत्काल रिजल्ट मिलना चाहिए, और इसीलिए वो फिर टॉर्चर का सहारा लेता है। और चौथा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन साइंटिफिक मेथड्स। अभी भी बहुत सारे पुलिस अधिकारी, हालांकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा हर राज्य में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की व्यवस्था की गई है, हमेशा पुलिस वालों की ट्रेनिंग भी होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक मेंटल साइकी है जिसमें कि बहुत सारे जो पुलिस अधिकारी हैं जो पहले के रिक्रूट हैं उनका वैज्ञानिक पद्धति से इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा विश्वास नहीं है और वो क्विक रिजल्ट चाहते हैं। और एक अलग पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिफिशियंसी इन लॉ। इसके बारे में ना कानून में कमजोरी, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो अभी भी बहुत सारे जगहों पर जिला स्तर पर फॉरेंसिक फैसिलिटी का अभाव है, तो इसी कारण से पुलिस वालों को टॉर्चर का सहारा लेना पड़ता है। इसमें अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे पेक्यूनरी बेनिफिट, पैसे लेने के लिए, जैसे कि किसी राजनेता के दबाव में आकर के टॉर्चर करना, यह भी हो सकता है। जो पुलिस वाले किसी राजनेता से जुड़े हुए हों और उसके इशारे पर आरोपी के साथ में मारपीट कर रहे हों, यह भी फैक्टर हो सकता है। और इसके अलावा तो इसके कारण से टॉर्चर या 3rd डिग्री का इस्तेमाल पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। हालांकि कानून में इस प्रकार का अधिकार किसी भी पुलिस अधिकारी को, किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर को नहीं दिया गया है। जो धारा 100 आईपीसी में जो आत्मरक्षा का अधिकार है उसमें बताया गया है कि आप मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करें, कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करें। तो अब हम तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, पुअर स्टेटस ऑफ प्रिजन। जो जेलों की स्थिति आप देखेंगे तो हर हमारे देश में जहां पर 100 लोगों को होना चाहिए, कैदी को होना चाहिए, वहां पर 400 कैदी हैं। सैनिटेशन की व्यापक व्यवस्था नहीं है, पोर्टेबल वाटर की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में, पीने के पानी जिसको बोलते हैं वो नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव है, बहुत सारे जो कैदी मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में मर जाते हैं, ये भी मानवाधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। तो जो हमारे देश की जो जेलों की स्थिति है वो ओवरबर्डेंड है और उसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति होना चाहिए वो नहीं है।
बहुत सारे जेल में कर्मचारियों का, जेल कर्मियों का, प्रहरियों का अभाव है। वहाँ बाथरूम वगैरह की सही ढंग से सफाई नहीं की जाती है। बहुत सारे कैदी इसी का लाभ लेकर के भाग जाते हैं और फिर पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ता है। जैसे आपने भोपाल में कुछ दिन पहले इनकाउंटर सुना होगा। तो ये जो पुअर स्टेट ऑफ प्रिजन है वो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।